Good afternoon, everyone. I'm sorry for the delay. There were some technical hitches. I'm Dr. Sangeeta Mudliar. I'm head of the department in pediatric oncology at this prestigious Bhai Jayarbai Wadia Hospital. Normally we keep the thanking slide towards the end, but I'll start this talk by thanking the team of the doctors at BJ Wadia Hospital, especially the junior doctors who have been working very hard over the last 4 months, and the team of the nursing team, the staff, the dietitian, and the counselors and the other staff, other support staff, without whom the comprehensive treatment for cancer is not possible. Last but not the least, Cancer Aid and Research Foundation, who invited me to do this talk. शुरुआत करते हैं गुड न्यूज से. कैंसर क्यूरेबल है. आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कई सारे सेलिब्रिटीज जिन्होंने कैंसर की जंग को जीता है, बट की इसमें यह है कि समय पर डायग्नोसिस और समय पर ट्रीटमेंट चालू होना बहुत जरूरी है. मैं आपको बताऊंगी आज के इस टॉक के दौरान कि ट्रीटमेंट के दौरान आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बाद में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, और ट्रीटमेंट के दौरान क्या क्या आपको फेस करना पड़ेगा. जब भी कैंसर को किसी भी परिवार के किसी सदस्य को कैंसर डायग्नोज होता है, स्पेशली अगर किसी बच्चे को, तो वो एक बच्चे की या एक परिवार के अकेले सदस्य की जंग नहीं होती, वह पूरे परिवार की जंग होती है. और इसलिए और जब हमें किसी चीज के बारे में पूरी तरह से पता नहीं होता है तो वो हमें बहुत परेशान करती है. इसलिए जरूरी है कि हम पूरे परिवार के साथ में समझें कि तकलीफ क्या है, उससे हमें कैसे आगे जूझना है, और किस तरह क्या ट्रीटमेंट में क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है. तो अपने डॉक्टर के साथ बैठे और पूरी तरह से समझें कि ट्रीटमेंट क्या है, किस तरह से आगे का ट्रीटमेंट किया जाएगा. जब पहली बार हमें डायग्नोज होता है कैंसर, तो उस समय मन की स्थिति बहुत विचलित होती है. इसलिए हम लोग कई बार पूरी तरह से समझ नहीं पाते कि आगे किस तरह से होगा, क्या होगा. इसलिए काउंसलिंग बार बार की जाती है. बार बार हमारे डाइटिशियन, हमारे दूसरे डॉक्टर्स आपके साथ मिलके बैठ के आपको समझाते हैं. और जरूरी है कि आप भी उसमें उतना ही इंटरेस्ट लें. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो सामने से आकर डॉक्टर से पूछे आपके मन में जो भी प्रश्न हो. सो कैंसर का ट्रीटमेंट कितने दिन चलेगा, ये डिपेंड करता है किस टाइप का कैंसर है. कुछ कैंसर्स 2 से 2.5 साल का ट्रीटमेंट होता है, जबकि कुछ कैंसर्स का ट्रीटमेंट 6 से 8 महीने में कंप्लीट हो जाता है. और बहुत अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट्स होते हैं. डिपेंड करता है कि आपका कैंसर किस टाइप का है. तो आपको कीमोथेरेपी की दवाइयाँ दी जा सकती है, हो सकता है आपको रेडियोथेरेपी लेनी पड़े, हो सकता है आपका कोई ऑपरेशन हो, और कभी कभी बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करना पड़ता है. कीमोथेरेपी की दवाइयाँ बहुत अलग अलग तरीके से दी जाती हैं, जैसे कि मुंह से खाने की दवाई हो सकती है, कुछ इंजेक्शन्स हो सकते हैं, जिस तरह हम इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं उस तरह के हो सकते हैं, कुछ IM इंजेक्शन हो सकते हैं, कुछ IV इंजेक्शन्स हो सकते हैं, या इंट्राथिकल या पीठ के पीछे से दवाइयाँ दी जाती हैं. जब कैंसर का ट्रीटमेंट चालू होता है तो आपको कई बार अस्पताल आना पड़ता है, ब्लड टेस्ट करवाने पड़ते हैं, कई बार आपको खून चढ़वाना पड़ सकता है, कई डिफरेंट टाइप के स्कैन्स हो सकते हैं, और कभी कभी आपको अस्पताल में एडमिट भी होना पड़ता है. जब आपकी कोई अगर सर्जरी हो या आपको कोई कीमोथेरेपी के लिए कभी कभी एडमिट होना पड़ता है, और कभी कभी कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आपको अस्पताल में एडमिट होना पड़ता है. इस ट्रीटमेंट के दौरान कई सारे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि नौशिया या वॉमिटिंग हो सकता है. जब अगर आपको नौशिया या वॉमिटिंग हो तो उसके लिए डॉक्टर्स आपको दवाइयाँ देंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि कोई स्पाइसी फूड नहीं खाएं. कभी कभी हम कहते हैं इसको एंटीसिपेटरी नौशिया या वॉमिटिंग. कभी अगर आपको एक कीमोथेरेपी लगी हो और उसके साथ में आपको वॉमिटिंग हो, तो अगली बार कीमोथेरेपी स्टार्ट होने के पहले ही आपको नौशिया या वॉमिटिंग फीलिंग होने लगती है.
तो इसके लिए थोड़ी रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज करनी चाहिए। इन्फेक्शंस कई बार एक बहुत बड़ा स्टॉप गैप हो जाता है आपके ट्रीटमेंट में। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी कीमोथेरेपी के दौरान आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है और इन्फेक्शन जल्दी से स्प्रेड हो जाते हैं, और कई बार इन्फेक्शंस लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जानें कि इन्फेक्शंस के क्या क्या लक्षण हैं। जैसे अगर बुखार है तो तुरंत अस्पताल में पहुंचे, कोशिश करें कि 1 से 2 घंटे के अंदर अस्पताल में पहुंच जाएं। अभी कोरोना काल में मैं समझती हूँ कि सफाई के बारे में बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सभी यूज़ कर रहे हैं सैनिटाइजर्स, बट कैंसर पेशेंट्स को हमेशा ये ध्यान रखना है कि कितना अपना क्लीनलीनेस रखना बहुत ज़रूरी है। उन्हें अपने माउथ वॉशेस यूज़ करने हैं मुंह का क्लीन रखने के लिए, सिट्स बाथ करने हैं अपने शौच के एरिया को साफ रखने के लिए, और जैसा मैंने आपको पहले बोला, इन्फेक्शंस के डेंजर साइंस को जानना है। हाँ, जैसे कि चिकन पॉक्स है, वो भी एक तरह का इन्फेक्शन है। अभी ये मेरे फेलो डॉक्टर है डॉक्टर पार्थ कनत्रा, जिन्होंने बहुत दुखों के ये एक घटना के बारे में फेसबुक पे उन्होंने वर्णन किया था। एक बच्चे को चिकन पॉक्स हो गया था और पेरेंट्स ने सोचा कि ये तो माता जी है जो अपने आप ठीक हो जाती है, और वो अस्पताल नहीं लेकर आए, और जिस वजह से हम उस बच्चे को बचा नहीं पाए। तो ऐसी गलती ना करें, ध्यान रखें इन्फेक्शंस के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, और अस्पताल तुरंत लेकर आए बच्चे को अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन की सिम्टम्स नजर आते हैं। हेयर लॉस सभी को होता है, बट ये कंप्लीटली पूरी तरह से रिवर्सिबल है, और कभी कभी जो बड़े होते हैं या बच्चे एडोलेसेंट बच्चे होते हैं वो अपने हेयर लॉस से परेशान हो जाते हैं, तो उस दौरान वो लोग विग यूज कर सकते हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान खाने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मोटे तौर पर मैं आपको ये बता दूंगी कि जो घर का बना हुआ फ्रेश खाना है और अच्छी तरह से पका हुआ खाना है वो खाएं, और अपनी डाइटिशियन की मदद लें। कैंसर में खाने के बारे में ऑलरेडी CARF ने एक सेशन लिया है, उस पर भी आप जाके खाने के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। दूसरा, म्यूकोसाइटिस या ओरल अल्सर्स, ये मुंह में छाले जो होते हैं वो कई बार कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान हो जाते हैं। इसके लिए आपको डॉक्टर्स आपको जेल्स वगैरह बता सकते हैं। जो एडल्ट्स हैं वो मुंह में आइस रख सकते हैं ड्यूरिंग कीमोथेरेपी और पेन कंट्रोल के लिए। स्पाइसी फूड नहीं खाएं, और थोड़ी थोड़ी देर में खाएं, लिक्विड्स खाएं, सॉल्टी नहीं खाएं, ज्यादा गर्म नहीं खाएं, और मुंह की सफाई का ध्यान रखें। अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब जैसे हमारे मुंह के छाले तो हम सामने देख सकते हैं, लेकिन जो हमारी फूड की नली है ईसोफेगस, अगर उसमें भी हो जाता है तो खाना बिल्कुल नहीं खा पाते हैं। तो उस दौरान हमें न्यूट्रिशन IV सलाइन की तरह या टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन देना पड़ता है। कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान बहुत ज्यादा मानसिक उथल पुथल होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट बहुत लंबा होता है। हम नहीं जानते आगे हमारा क्या होगा, हमारे जॉब का क्या होगा, कितनी बार एडमिट होना पड़ेगा, कौन सा इन्फेक्शन सामने आएगा। फिर मन में हमेशा ये भय लगा रहता है कि बीमारी वापस तो नहीं आएगी। और बच्चे को कैसे समझाएं कि ये कैंसर क्या है। और बच्चे लोग जो हैं, स्पेशली जो एडोलेसेंट होते हैं, जो समझदार बच्चे होते हैं, वो सब जानते हैं, और अगर उन्हें हम ठीक से बताएं नहीं तो वो इस सिचुएशन को हैंडल करना उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इस समय में हमें काउंसलर्स की हेल्प लेना चाहिए। इसमें कोई भी शर्म या झिझक नहीं होनी चाहिए। जो काउंसलर्स होते हैं आप उनके पास जाइए, उनके ग्रुप सेशंस में बैठिए या फिर इंडिविजुअल सेशन लीजिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप मेंटली स्ट्रांग हो सकते हैं, लाइक योगा, मेडिटेशन। और ये देखिए ये बच्चा कितनी अच्छी तरह से योगा कर रहा है। इसके अलावा प्ले थेरेपी, जो काउंसलर्स होते हैं या हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं वो बच्चों के साथ में खेल के उनका मन बहलाते हैं। आप भी घर पे ध्यान रखिए कि जब भी बच्चों के साथ पूरे समय बीमारी या अस्पताल की बातें नहीं करें, उन्हें किसी न किसी खेल में इन्वॉल्व करके रखें। और ये देखिए हमारे कुछ हीरोज ने कितनी सुंदर तस्वीरें बनाई हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है अपने स्ट्रेस के आउटलेट का।
सो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में बच्चों को जरूर इन्वॉल्व करें। जब पॉसिबल हो तो बाहर आए, और बट भीड़ में आना अवॉइड करना है, लेकिन जब पॉसिबल हो थोड़ी बहुत सनलाइट जरूर लें। ये खुद के लिए भी जरूरत है, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। बच्चों का स्कूल छूट जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान, तो वाडिया अस्पताल में एक अंदर ही शाला बनाई हुई है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं। अगर वो आपके अस्पताल में वैसी सुविधा उपलब्ध ना हो तो घर में बच्चों की पढ़ाई चालू रखें, क्योंकि जब बच्चा ठीक होके जाएगा तो उसे ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि वो अपने दूसरे साथियों से पिछड़ गया है। खेलना और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, उससे हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं। और बट जो बच्चा ट्रीटमेंट ले रहा है या जो भी एडल्ट आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज करने के पहले डॉक्टर्स की सलाह जरूर लें। बट एक्सरसाइज पेरेंट्स के लिए भी उतना ही जरूरी है। जब आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आपको इतनी स्ट्रेस होती है, अपने आप को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप को हेल्दी नहीं रखेंगे तो बच्चों की देखभाल करना मुश्किल हो जाएगा। जिनके और भी बच्चे हैं वो दूसरे बच्चों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ट्रीटमेंट के दौरान ऐसा नहीं हो कि दूसरा बच्चा निग्लेक्ट हो जाए, तो उनकी तरफ भी ध्यान रखें। उनको अपने जो बच्चा बीमार है उसकी केयर में इन्वॉल्व करें, वो उनके जो प्रश्न आते हैं उनको जवाब दें। तो ये था ट्रीटमेंट के दौरान जो अपने को ध्यान रखना है उसके बारे में। जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में क्या? जब ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है उस समय 2-2.5 साल तक आप आपके डॉक्टर्स और आपके टीम के साथ इतना जुड़ जाते हैं कि जब ट्रीटमेंट खत्म होता है आप ये समझ नहीं पाते कि अब आगे क्या। और इतने फ्रीक्वेंट आपको करीब कई बार तो डेली आना पड़ता है अस्पताल, और फिर वो सडनली बंद हो जाता है, तो आपके मन में कई प्रश्न आते हैं कि अब आगे क्या। मन में ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद फिर ये प्रश्न आता है कि बीमारी वापस तो नहीं आ जाएगी। तो ट्रीटमेंट के खत्म होने के बाद में जो करना है, रेगुलर फॉलो अप रिक्वायर्ड है। वो डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको कितने फ्रीक्वेंसी पे आना है। शुरू में यूजुअली मंथली, 2 मंथली या फिर 6 मंथली बुलाया जाता है, फिर धीरे धीरे साल में एक बार बुलाया जाता है, बट वो फॉलो अप जरूरी है। और उसके बाद में वैक्सीन दी जाती हैं। जो ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद में इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, जो भी हमने बच्चों को लस दी है उसकी इम्यूनिटी सब खत्म हो जाती है, इसलिए वैक्सीन रिपीट की जाती हैं। फिर जो खाने पीने की आपने अच्छी आदतें ट्रीटमेंट के दौरान लगाई हैं, हेल्दी फूड खाने की, वो कंटिन्यू रखें। एक्सरसाइज कंटिन्यू रखें। बच्चों को बाहर खेलने के लिए एनकरेज करें। और स्क्रीन टाइम, क्योंकि क्या होता है जब ट्रीटमेंट चल रहा है कई दिन तक बच्चा हॉस्पिटल में कई बार एडमिट रहता है, और हम लोग भी काफी लीनियंट हो जाते हैं बच्चों के लिए। हम लोग उनको टैब, टीवी, मोबाइल ये सब बहुत देर तक खेलने के लिए देते हैं। तो जब ट्रीटमेंट खत्म हो जाए, इनफैक्ट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी ये एनकरेज नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी और आर्ट्स क्राफ्ट में इन्वॉल्व रखे बजाय कि टीवी और स्क्रीन टाइम के। ट्रीटमेंट के दौरान कई बार बच्चे लोग स्टेरॉइड्स पे रखा जाता है, जिसकी वजह से उनका वजन बढ़ जाता है और उन्हें ज्यादा खाना खाने की हैबिट हो जाती है। तो ट्रीटमेंट के बाद में भी कई बच्चों के साथ ये कंटिन्यूड रहता है। तो ये ध्यान रखें कि एक हेल्दी वेट मेंटेन करना है अपने को, क्योंकि बहुत ज्यादा मोटा होना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। कई सारी अदर एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स उसकी वजह से आ जाती हैं। कई बच्चों को कई दवाइयां दी जाती हैं जिससे लंग्स पे भी इफेक्ट होता है। एज सच टोबैको अच्छी बात नहीं है, और स्पेशली अगर आपका कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ है तो नो टोबैको। ध्यान रखें बच्चे अच्छी तरह से सोएं, ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए सोने के पहले नो मोबाइल। कुछ और तकलीफें इसके अलावा भी आ सकती हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद में, जैसे अगर कई बच्चों को रेडिएशन दिया जाता है, अगर उन्हें ब्रेन से रिलेटेड कैंसर हो या ब्रेन में कैंसर ल्यूकीमिया हो तो उन्हें रेडिएशन दिया जाता है, तो उन्हें उनकी याददाश्त या मेमोरी पे थोड़ा असर आ सकता है। कुछ बच्चों को जैसे मैंने बताया स्टेरॉइड की वजह से या कोई एंडोक्राइन प्रॉब्लम की वजह से ओबेसिटी, वजन ज्यादा बढ़ना या हाइट कम रहना वो हो जाता है। उन्हें कई बार बड़ा मन में गुस्सा रहता है कि बाकी बच्चों के साथ नहीं पर मेरे साथ इतना 1.5-2 साल मुझे इतना परेशान रहा, तो कई सारे इमोशनल इश्यूज आते हैं।
पेरेंट्स के साथ में भी कई बार, बिकॉज इतने दिन तक स्ट्रेस में गए हैं तो मैराइटल स्ट्रेस वगैरह आता है, और बच्चों को डिसिप्लिन करने में भी डिफिकल्टी आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ज़्यादातर हॉस्पिटल में, एटलीस्ट हम लोग वाडिया हॉस्पिटल में एक ACT क्लिनिक चलाते हैं, जिसको कहते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट थेरेपी। आप उसमें विजिट करें और डॉक्टर्स के साथ में अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें। तो अकॉर्डिंगली आपका अगर एंडोक्राइन प्रॉब्लम है तो हमारे साथ में एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी बैठते हैं इस क्लिनिक में। अगर आपको कोई इमोशनल इश्यू है तो काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट भी साथ में बैठते हैं। और बच्चों को किस तरह से समझाना है, ये सारी टेक्निक्स आपको बताई जाती हैं। अभी मैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है जो पेरेंट्स अक्सर पूछते हैं ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद में, वो आपके साथ शेयर करूंगी। पहला क्वेश्चन है कि मेरे बच्चे का अभी कैंसर तो ठीक हो गया है, डू आई स्टिल नीड टू ब्रिंग हिम और हर टू द हॉस्पिटल, डू वी नीड टू कंटिन्यू द सेम लाइफस्टाइल एंड फॉर हाउ लॉन्ग। मतलब कि हमें हमेशा आना पड़ेगा क्या अस्पताल? तो मैंने आपको अभी मेरे प्रेजेंटेशन के दौरान बताया, आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी तकलीफ है या कुछ भी प्रॉब्लम है, हम लोग जल्दी पकड़ सकते हैं उसको। वो प्रॉब्लम कीमोथेरेपी की वजह से हो सकती है, वो प्रॉब्लम कैंसर की वजह से हो सकती है, या कोई भी इश्यू है तो उसे जल्दी पकड़ा जा सकता है। और कोई भी चीज अगर हम जल्दी उसको पकड़ लें तो उसका इलाज या उपाय टाइम से कर सकते हैं। कई पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि क्या दूसरी पैथीज लाइक एलोपैथी या होम्योपैथी हम लोग ट्राई कर सकते हैं, क्या वो पैथी से रिलैप्स प्रिवेंट किया जा सकता है? तो हमारी नॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं है जिससे रिलैप्स प्रिवेंट किया जा सकता है, बट हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी सिम्टम्स हैं जो अनयूजुअल सिम्टम्स हैं, उन्हें हम उनकी तरफ अपना ध्यान रखें। बट हमारी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कोई दूसरी पैथी के ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप उनसे भी खुल के बात कीजिए, उनसे पता कीजिए कि उसकी कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। जैसे अभी हमने कैंसर का जब हम ट्रीटमेंट चालू करते हैं एलोपैथी में, तो हम आपको बताते हैं कि हम कीमोथेरेपी यूज करेंगे और उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे। तो कोई भी अगर आप दूसरी पैथी यूज कर रहे हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए, उसके बगैर आप उसे नहीं चालू कीजिए। और कुछ कुछ पैथीज में ऐसी दवाइयां होती हैं जो आपके किडनी पे या लिवर पे भारी असर कर सकती है, तो बिना सोचे समझे कोई दूसरी दवाइयां ना लें। क्या डेंजर साइंस हमें देखने चाहिए? तो अगर जैसे कोई छोटा सर्दी खांसी बुखार है तो आप उसको आपके जनरल प्रैक्टिशनर या आपके जो जनरल फैमिली डॉक्टर हैं उनको दिखा सकते हैं। बट अगर 3-4 दिन में वो लक्षण ठीक नहीं हो रहे हैं या बहुत तेज बुखार आ रहा है जो दवाइयों से कंट्रोल में नहीं हो रहा है, चिट्टे दिख रहे हैं शरीर पे या कोई लंप दिख रहा है, तो वापस जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए। कुछ पेरेंट्स ने पूछा है कि क्या मेरे बच्चे को आगे इससे प्रॉब्लम होएगी, लाइफ में फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है, कीमोथेरेपी का मेंटल या फिजिकल ग्रोथ पे इश्यू हो सकता है क्या? हो सकता है, स्पेशली जैसे अगर रेडियोथेरेपी देते हैं तो उससे मेनली ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट होता है। इसीलिए ये इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि रेगुलर फॉलोअप रखा जाए। अगर रेगुलर फॉलोअप रखा जाए और देखा जाए कि बच्चे का ग्रोथ बराबर से नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी इलाज किया जा सकता है। कई पेरेंट्स का पूछना है कि क्या मेरा बच्चा आगे जाके उसके बच्चे हो सकते हैं क्या, और अगर वो होते हैं तो वो नॉर्मल होंगे या नहीं होंगे। तो ज्यादातर कैंसर ट्रीटमेंट जो सर्वाइवर्स हैं उन्हें प्रॉब्लम नहीं आती है। कईयों को प्रॉब्लम आ भी सकती है क्योंकि कुछ कुछ दवाइयाँ कीमोथेरेपी ऐसी होती हैं जो कि फ्यूचर कंसीव में प्रॉब्लम कर सकती है। और कई बच्चे लोगों को लाइक ओवेरियन कैंसर या टेस्टिकुलर कैंसर या ओवेरियन इन्वॉल्वमेंट या टेस्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसमें बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। पर आजकल उसके लिए भी काफ़ी सारे नए उपाय आ चुके हैं, लाइक स्पर्म प्रिजर्वेशन एंड ऑल, वो सब भी हो सकता है। तो इसके लिए आप डॉक्टर से मिलें और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताएं, वो आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेंगे। फ्यूचर जनरेशन को भी प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं,
कुछ कैंसर्स जेनेटिक होते हैं, वो आपके डॉक्टर से आप पूछेंगे तो वो आपको ज़रूर समझाएंगे कि कौन सा कैंसर जेनेटिक वाला है, कौन सा नहीं है। और अगर वो जेनेटिक कैंसर है तो अपने पूरी फैमिली का चेकअप ज़रूरी होता है, और उसमें हो सकता है कि प्रॉब्लम्स आए। बट मेरा यही कहना है कि बहुत टेंशन लेके या आगे क्या होने वाला है उसको हम सोचते हुए आज क्या हम कर रहे हैं वो ध्यान रखेंगे तो हम सबके लिए बहुत अच्छा है। आज हम अच्छा खाएं, एक्सरसाइज करें, ज़्यादा टेंशन नहीं करें, और कोई ना कोई फॉर्म में अपने मन को कंट्रोल करने के लिए लाइक योगा, मेडिटेशन, ऐसा कुछ करेंगे तो आगे की तकलीफें हमेशा कम होगी। हमारा आज अगर अच्छा है तो कल डेफिनेटली अच्छा होगा। धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर पार्थ गल्होत्रा को, जिन्होंने ये मुझे स्लाइड्स बनाने में हेल्प किया, मिस्टर राकेश झा एंड मिस्टर वागोस्कर को, जो कि पेरेंट्स हैं, और उन्होंने मुझे ये क्वेश्चंस बताए जो यूजुअली पेरेंट्स के मन में आते हैं। और बताना चाहूंगी अगले वीक 12 अगस्त को डॉक्टर अनम सैयद सर्वाइकल कैंसर पे लेक्चर लेंगी, उसे भी जरूर अटेंड करें। थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो मैं आंसर करने के लिए हैप्पी हूँ। मिस्टर फहद शेख ने पूछा है कि कोई कैंसर के लिए वैक्सीन है क्या? तो सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन होती है, बट बाकी और दूसरे कैंसर जैसे ल्यूकीमिया के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। आप मुझे सुन पाए हैं? मिस्टर बाफना, आप अपना क्वेश्चन प्लीज टाइप कर लीजिए, मैं आंसर कर सकती हूँ। मिस्टर बाफना, कैंसर रिपीट मतलब रिलैप्स हो सकता है। मैंने आपको ट्रीटमेंट के दौरान भी बताया, तो इसके लिए ज़रूरी है फॉलोअप्स, है ना। तो बराबर रेगुलर फॉलोअप कराते रहें कैंसर ट्रीटमेंट के बाद में। कई बार पहले साल में ज़्यादा चांसेस होते हैं कैंसर वापस आने के लिए, इसलिए फर्स्ट ईयर में हम लोग बहुत क्लोजली फॉलोअप करते हैं। हर महीने में बच्चे को बुला के उसे देखते हैं। बट जैसे मैंने आपको बताया, हमेशा इस डर में नहीं रहना है कि ये वापस तो नहीं आएगा, ठीक है। सुरेश गुप्ता पूछ रहे हैं कि रेडिएशन का क्या साइड इफेक्ट होता है। मिस्टर गुप्ता, ये डिपेंड करता है कि आपको रेडिएशन कहाँ पे मिला है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, कई लोगों को क्रेनियल रेडिएशन मतलब सिर के ऊपर रेडिएशन दिया जाता है, तो उनको कई बार हार्मोनल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मिस्टर झा ने पूछा है कि रिलैप्स का टाइम फ्रेम क्या है। तो मिस्टर झा, रिलैप्स मैक्सिमम अप टू 5 इयर्स होता है, उसके बाद में यूजुअली नहीं होता है। सो 5 इयर्स तक तो इनिशियल, स्पेशली हम ल्यूकीमिया केसेस में इनिशियल फर्स्ट ईयर में एवरी 1 मंथ बुलाते हैं, सेकेंड ईयर में एवरी 2 मंथ, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है रिलैप्स के चांसेस कम होते चले जाते हैं। सेकेंड ईयर में एवरी 2 मंथ, फिर थर्ड ईयर में एवरी 3 मंथ, फिर 6 मंथली एंड देन ईयरली फॉलोअप करते हैं।
क्वेश्चन मैं ठीक से समझी नहीं हूँ प्रीति जी का। शुड चेंजेस इन डाइट और लाइफस्टाइल कैन अफेक्ट कैंसर ट्रीटमेंट? डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्पेशली कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान, और हम लोग सजेस्ट करते हैं कि कोई भी कच्ची चीज़ें यूजुअली ना खाएं, क्योंकि उससे इन्फेक्शन की चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया डाइट के बारे में एक और लेक्चर यहाँ पे रिकॉर्डेड है CARF में, आप उसे जरूर देखिएगा। मोर फिजिकल एक्टिविटी विल गिव मोर प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है। आपके बच्चे की उस समय क्या स्थिति, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे बहुत बीमार होते हैं, उस टाइम हमें उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए फिजिकल एक्टिविटी के लिए। लेकिन जैसे अब मेंटेनेंस ट्रीटमेंट है, मेंटेनेंस ट्रीटमेंट में बच्चा एज नॉर्मल एज एनी अदर किड है ना, तो वो पूरी तरह सब कुछ कर सकता है नॉर्मली, वो दौड़ सकता है, भाग सकता है, सारे नॉर्मल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकता है। सो मोर फिजिकल एक्टिविटी प्रॉब्लम नहीं होगा, डिपेंड करता है कौन से स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट पे है। मिस्टर महाले ने पूछा है हाउ लॉन्ग डू कैंसर पेशेंट्स लिव आफ्टर ट्रीटमेंट? मिस्टर महाले, अगर बच्चा जब ठीक हो जाता है तो लाइक पूरा नॉर्मल लाइफ लीड करता है। हाँ, सो नॉर्मल लाइक कैन